हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ईसीटी। क्या होती है ईसीटी, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इससे। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ईसीटी के दौरान, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी यूनिवर्सिटी पेपर के लिए, नॉर्सेट पेपर के लिए, और साथ ही जो आपका प्रैक्टिकल फाइल रहेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी जब साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ड्यूटी रहेगी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पे आपको मतलब कि हर एक चीज़ ईसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट होता है। देखिए, जब कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे है ना 3 प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी पेशेंट का। एक तो ईसीटी के से, एक तो मतलब कि पेशेंट को ईसीटी से ट्रीटमेंट किया जाता है उस पेशेंट का। सेकंड होता है साइकोफार्मेकोलॉजी, मतलब कि उसको ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड करके मेडिसिन दे के ट्रीट किया जाता है। तीसरा होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब होता है उसको कोई भी मतलब कि थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। थेरेपी जैसे कि सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी जो थिंकिंग होती है, उसका जो बिहेवियर होता है उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, ओके। ये 3 प्रकार से हम किसी भी पेशेंट का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो ईसीटी क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईसीटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ईसीटी हो गया, साइकोफार्मेकोलॉजी, ये तीनों टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक की दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, जो आज का सेशन रहेगा वो ईसीटी पे रहेगा। तो ईसीटी के ऊपर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका मिस होगा। ओके, तो आपको बस केयरफुली इसको सुनना है, ध्यान से, अच्छे से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। देखिए, मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि डिस्कवर कब हुआ था। ये 1938 में हुआ था। किसने किया था, गोसेटेली और ल्यूशिनो बिनी, मतलब कि 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो नॉर्सेट के पेपर रहते हैं उसके अंदर। और ये ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि ईसीटी कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ था। 1938 से स्टार्ट हुआ है। और इसको किसने, कौन से 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको नाम डिस्कवर किया था। ठीक है, तो गोसेटेली और ल्यूशिनो बिनी का आपको नाम याद रहना चाहिए। ओके, इनसे ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसकी एक मैं हिस्ट्री सुना देता हूँ कि क्या है हिस्ट्री। जब गोसेटेली और ल्यूशिनो बिनी अपने जो असाइलम्स होते थे, मतलब कि हॉस्पिटल्स होते थे, वहाँ पे वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मैं जिन पेशेंट्स के अंदर फिट्स आते थे, फिट्स बोले तो जिनके अंदर कन्वल्जन्स आते थे, क्या आते थे, कन्वल्जन्स आते थे, जिनके अंदर फिट्स आते थे, मतलब कि जिनके अंदर दौरे आते थे, उन पेशेंट की जो रिकवरी रेट थी वो क्या थी, अच्छी थी। ओके, तो और जिनके अंदर फिट्स नहीं आते थे उनकी रिकवरी क्या होती थी, स्लो रहती थी। तो उनको लगा कि यार ये जिनके अंदर फिट्स आ रहे हैं तो वो रिकवर जल्दी हो रहे हैं, मतलब कि ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट का साधन बन सकता है। ठीक है, तो उन्होंने आर्टिफिशियल करंट प्रोवाइड करवाया पेशेंट को, तो उनकी जो कंडीशन थी वो ठीक होने लगी। ठीक है, तभी से 1938 से ही हमारे को क्या, ईसीटी पढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके, ये तो क्या होगी, ईसीटी होगी, नॉर्मल ईसीटी होगी। मतलब कि ईसीटी के बारे में क्या था अब जानते हैं। ईसीटी मतलब तो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, मतलब कि आर्टिफिशियल वे से हमें क्या करना है, मतलब कि कन्वर्जेंस जनरेट करना है पेशेंट के अंदर आर्टिफिशियल वे से। ओके, अब देखिए, कभी भी किसी भी पेशेंट के अंदर कन्वर्जेंस आते हैं, फिट्स आते हैं, या सीजर्स आते हैं, या एपिलेप्सी आती है, तो उसकी 3 फेजेज होती है। ठीक है, 3 फेज के अंदर आएगा। फर्स्ट होती है ओरा, सेकंड होती है टॉनिक, और तीसरी होती है क्लोनिक। और कभी भी हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी पेशेंट के अंदर कन्वर्जेंस जनरेट करते हैं तो उसके अंदर ओनली फॉर 2 स्टेज प्रेजेंट होती है, टॉनिक और क्लोनिक। जो ओरा स्टेज होती है वो क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। ओके, मतलब कि ओरा फेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब ओरा फेज क्या होती है, टॉनिक फेज क्या होती है, क्लोनिक फेज क्या होती है, डिस्कस करते हैं आपसे। जो ओरा फेज होती है ना, ठीक है, जो ओरा फेज होती है, ओरा फेज के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको 15 से 20 सेकंड के पहले, मतलब कि अगर फिट्स आने से 15 से 20 सेकंड पहले अनुमान होने लग जाता है कि उसको फिट्स आने वाला है। ठीक है, कैसे रहेगा, उसको एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी। ठीक है, ऑयल फैक्ट्री हेलुसिनेशन होने लगेगा। ऑयल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, सुगंध से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, ऑयल फैक्ट्री। हेलुसिनेशन का मतलब कि आभास होना, झूठा आभास होना, है नहीं बट आभास होना है। ठीक है, और टॉनिक का मतलब होता है कि उसका जो मसल्स जो मूवमेंट्स होता है ना, वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होने लगता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मूवमेंट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा बट मूवमेंट नहीं होगा। जब वो ऐसे ऐसे हाथों को ऊपर नीचे करने लग जाए तो उसको बोलते हैं क्लोनिक। क्लोनिक का मतलब होता है 3rd फेज होती है ऑफ द कन्वर्जेंस की, इनवॉलेंट्री
मूवमेंट होता है इसके अंदर, क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ओके, तो ये तीनों फेज है, आपको ध्यान अच्छे से ध्यान रखनी है। ऑरा फेज होती है, टॉनिक होती है और क्लोनिक होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। फर्स्ट वाली जो फेज रहती है उसके अंदर क्या होता है कि उसको अजीब सी स्मेल आएगी। सेकेंड हो गया उसको क्या हो गया, नॉट मूवमेंट रहेगा, उसकी जो बॉडी है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पाया जाएगा। तीसरी फेज होती है उसके अंदर जो बॉडी है इनवॉलेंट्री मूवमेंट पाया जाएगा। ओके, फिर इसकी अपन देखते हैं, ये हो गया डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन देख लिया अपन ने। अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है, ये क्या एक प्रकार की होती है, पेनलेस इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल थेरेपी होती है। इलेक्ट्रिक का क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, करंट का यूज किया जाता है। ओके, पेनलेस होती है, इसके अंदर पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। सेकंड है, इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कि इसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड की हेल्प से। ये देखिए, ये पेशेंट है हमारा, इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करंट प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। ओके, तो ये क्या होता है कि कहाँ जनरेट किया जाता है, ये प्लेस्ड होता है बायलेटरल रीजन्स। जो हमारे रीजन होता है, जो आई है, आई से इधर, और जो ईयर पिन्ना होता है ना, जो इसका ये जो बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, इससे सेंटर से लेके 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम शो हो रहा है इसको देखिए आप। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे इसको लोकेटेड किया जाता है। ओके, बाई टेम्पोरल रीजन का मतलब होता है दोनों टेम्पोरल जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर लगाना है। ओके, टू प्रोड्यूस 2 स्टेज कन्फ्यूजन। इसके अंदर मैंने बताया था कि आपको ओनली फॉर टॉनिक और क्लोनिक की कन्वर्जेंस जनरेट होते हैं, मतलब कि 2 फेज, जो कन्वर्जेंस की 3 फेज होती थी इसके अंदर 2 फेज ही जनरेट की जाती है, टॉनिक और क्लोनिक। ओरा फेज इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, अब आता है अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि कितना अमाउंट इसके अंदर दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, 70 से 150 वोल्ट इसके अंदर वोल्टेज दी जाती है। एवरेज पूछा जाए तो 110 वोल्ट होती है। तो ये ना आपको है ना नोट सेट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी वाइवा पर पूछा जाता है प्रैक्टिकल के दौरान उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रहता है। कितना वोल्ट दिया जाता है पेशेंट को, 70 से 150 वोल्ट। अगर एवरेज पूछे तो 110 वोल्ट बताना है आपको। ठीक है, और मिली एम्पियर धारा करंट पूछे इसके अंदर कितना करंट प्रोवाइड करेंगे, तो 200 से 1600 मिली एम्पियर प्रोवाइड करेंगे, और एवरेज पूछे तो 800 मिली एम्पियर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितनी ड्यूरेशन से हम पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, 0.5 से 1 सेकेंड, मतलब कि स्विच ऑन करना है और ऑफ करना है, इतना सा समय लेना है अपन को। ऐसे नहीं कि स्विच ऑन करके थोड़ी देर देखते कि आ रहे नहीं आ रहे पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या हो, ड्यूरेशन 0.5 to 1 सेकेंड का रखना है, लेकिन स्विच ऑन करना है और ऑफ करना है उसको। फिर आते हैं टेक्निक्स ऑफ ईसीटी। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो ईसीटी के दौरान हमें यूज करते हैं। एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे इसके अंदर टेक्निक्स। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको, है ना। डायरेक्ट, देखिए जो डायरेक्ट होती है इसके अंदर क्या होता है, जो देखिए ईसीटी लगाना सीखते हैं पहले अपन, कैसे कैसे ईसीटी लगाएंगे। पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि तेरे को 4 से 6 घंटे के लिए क्या रहना है, एनबीएम रहना है। एनबीएम का मतलब होता है नील बाय माउथ रहना है, मतलब कि माउथ से कुछ भी तेरे को नहीं खाना है। ठीक है, माउथ से तेरे को कुछ भी नहीं खाना है। कितने घंटे के लिए, 4 to 6 आवर्स के लिए। ओके, फिर उसको क्या करेंगे, एट्रोपिन सल्फेट दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा पेशेंट है, ठीक है, ये हमारे पास आया तो इसको हम बोलेंगे कि तेरे को है ना 4 से 6 घंटे तक नील बाई माउथ रहना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है तेरे को। ठीक से 4 से 4 to 6 आवर्स के लिए तेरे को कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर आते ही हम इसको क्या कर देंगे, एट्रोपिन सल्फेट का क्या कर देंगे, इंजेक्शन इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, आया एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन इसको दे दिया। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन देते ही इसमें क्या हो जाएगा, जो स्लाइवेशन हो रहा था इसके माउथ के अंदर, क्या हो रहा था, स्लाइवेशन हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। स्लाइवेशन रुकने से एस्पायरेशन, मतलब कि जब ईसीटी लगाई जाती है तो उसको क्या होता है, झटके आते हैं। झटके आने के दौरान क्या होता है कि स्लाइवेशन है वो ट्रेकिया के थ्रू कहाँ चला जाएगा, उसके ट्रेकिया के थ्रू उसकी लंग्स में चलाया जाएगा। लंग्स में जाने से उसको क्या हो जाएगा, एस्पायरेशन हो जाएगा। एस्पायरेशन होने से उसको क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा। लंग्स के अंदर पानी भरने से उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। साइनोसिस की वजह से उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, अब आता है पेशेंट, ये तो हो गया सिंपल ईसीटी। अब आती है ईसीटी के बाद
डायरेक्ट हो गई ईसीटी, अब आती है इनडायरेक्ट ईसीटी। समझ में आया इसके अंदर क्या किया? हमारे पास पेशेंट आया, पेशेंट को बोला कि 4 से 6 घंटे तक तेरे को कुछ भी नहीं खाना है, फिर उसको एट्रोपिन सल्फेट लगाया। एट्रोपिन सल्फेट क्या वर्क करता है? सलाइवेशन सिक्रेशन को कम करता है, जिससे क्या होता है, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन हो जाती है या कम हो जाती है। देन ईसीटी प्रोवाइड कर देते थे इसके अंदर। तो अब आती है इनडायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी में क्या करते हैं? देखिए जो इनडायरेक्ट ईसीटी होती है इसमें भी पेशेंट को क्या बोला जाता है? एनबीएम रहना है, तेरे को नील बाई माउथ रहना है। क्या? पेशेंट आया, उसको बोलेंगे तेरे को क्या है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, ओके, तेरे को कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर इसको आते ही क्या करेंगे? एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगा देंगे। कितना लगाएंगे? 0.5 to 1 मिलीग्राम एट्रोपिन सल्फेट इसको दे देंगे, जो क्या करेगा? सिक्रेशन, इसके जो माउथ के अंदर जो भी सिक्रेशन आएगा उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। फिर आता है एनेस्थेसिया। अब इसके अंदर क्या होता है? एनेस्थेसिया देते हैं, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस करके दिखाऊंगा, पहले एक बार पढ़िए क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या देंगे? एनेस्थेसिया, ठीक है। एनेस्थेसिया के रूप में हम क्या देंगे? सोडियम पेंटोथेल देंगे, जो क्या करेगा? इसकी जो भी पेशेंट की जो एंजाइटी हो रही थी कि यार मेरे को दर्द होगा नहीं होगा, वो सारा क्या हो जाएगा? इसका डर खत्म हो जाएगा, ओके। फिर आता है मसल रिलैक्सेंट। फिर क्या देंगे इसको? मसल रिलैक्सेंट देंगे। मसल जो रिलैक्सेंट होता है वो क्या वर्क करेगा? टू प्रिवेंट फ्रॉम द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। देखिए मसल रिलैक्सेंट दे दिया तो इसकी मसल्स क्या होगी? वर्क नहीं करेगी। जब फिट्स आएंगे, दौरे आएंगे तो ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करेगी बट रिलैक्स रहेगी मसल्स। मसल रिलैक्स रहने से क्या फ़ायदा रहेगा? वो प्रिवेंट करेगी किसको? रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, मतलब कि उसको फ्रैक्चर होने से, बॉडी के अंदर फ्रैक्चर होने से उसको क्या करेगी? बचाएगी, ठीक है। फिर साथ ही हमें क्या देनी है? उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी देने से क्या फ़ायदा रहेगा? बल्कि उसके अंदर देखिए कन्वल्जन्स क्यों जनरेट होते हैं? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो हम उसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो ब्रेन है उसके अंदर हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है वो जनरेट नहीं हो, ठीक है। सेकंड कारण क्या होता है? जो रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है इसकी जो मेमोरी लॉस होती है ना, वो नहीं होती। इससे कन्फ्यूजन की जो कंडीशन होती है ना वो पेशेंट के अंदर वो जनरेट थोड़ी कम होती है, ओके। देन ईसीटी हमें क्या करनी है? पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है और इनडायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में उसको एक तो एनेस्थेसिया नहीं दे रहे थे अपन, एक मसल जो, ठीक है। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है उनमें क्या डिफरेंस रहता है? जो डायरेक्ट वाली रहती है उसके अंदर डायरेक्ट एट्रोपिन सल्फेट दे रहे थे एक तो, ठीक है, मतलब कि उसको बेहोश नहीं कर रहे थे एक तो, एक मसल रिलैक्सेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, साथ ही उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो इसके अंदर 3 चीज़ एक्स्ट्रा अपन कर रहे हैं। कौन कौन सी कर रहे हैं? एक तो होती है मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, साथ ही हम दे रहे हैं उसको एनेस्थेसिया। क्या दे रहे हैं? एनेस्थेसिया। एक तो एनेस्थेसिया दे रहा है पेशेंट को, एक मसल रिलैक्सेंट दे रहा है पेशेंट को, ठीक है, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ इसके अंदर क्या दे रहा है? ज़्यादा दे रहा है। तो इनडायरेक्ट ज़्यादा फायदेमंद रहती है पेशेंट के लिए और अपने लिए, ओके। और अभी जो भी करंटली 2017 के अंदर ये एक लॉ पारित हुआ था जिसके अंदर बताया गया था कि डायरेक्ट ईसीटी बैन कर दी गई है। अब डायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट ईसीटी ही प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है। बस इतना सा ध्यान रखना कि डायरेक्ट के अंदर हम क्या क्या करते हैं? एनबीएम रखेंगे 4 to 6 आवर्स के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम रखेंगे उसके अंदर उसको एट्रोपिन सल्फेट देंगे, जो स्लाइवेशन है उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देन ईसीटी लगा देते हैं उसके अंदर। डायरेक्ट में इतना ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? एनबीएम रखेंगे पेशेंट को 4 to 6 आवर्स के लिए, ठीक है। फिर आते ही एट्रोपिन सल्फेट देना है उसको, ताकि स्लाइवेशन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। साथ ही उसको क्या देंगे? एनेस्थेसिया देंगे। एनेस्थेसिया के रूप में हम क्या देंगे? सोडियम पेंटोथेल का यूज करेंगे। कितना करेंगे? 0.5 to 1 mg लेंगे, ओके। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे उसके अंदर? तीसरी चीज़ हम उसको देंगे मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट क्या करेगा? जो भी मसल्स उसको क्या करेगा? जो फ्रैक्चर्स की जो कंडीशन है उससे क्या करेगा? उसको बचाएगा, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर से उसको प्रिवेंट करेगा। फिर हमने उसकी ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी। ऑक्सीजन से क्या करेगा? उसके अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन से हाइपोक्सिया की जो कंडीशन जनरेट हो रही थी उसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। और क्या करेगा? जो रेट्रोग्रेड एमनीशिया की कंडीशन, मतलब कि जो उसके जो मेमोरी लॉस होने की जो कंडीशंस थी उससे क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। देन हमें क्या करनी है? उसको ईसीटी लगानी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वापस से उस चीज़ को देखिए, ठीक है। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। अब आता है इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, मतलब कि कब कब ईसीटी हमें पेशेंट को देनी होती है। देखिए ये प्रायोरिटी वाइज लिखा हुआ है। सुसाइडल आइडिएशन, जिसके अंदर ऐसे पेशेंट जिनको सुसाइड करने की तीव्र इच्छा रहती है कि मैं अब सुसाइड करने वाला हूँ, तो उसको क्या करना है? ईसीटी अपन को देना है, ठीक है। सेकेंड है मेजर डिप्रेशन, मतलब कि वो सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में है, उस पेशेंट को भी हमें क्या करना है? ईसीटी लगानी है, ठीक है। ये 2 कंडीशन आपको याद होगी। मेजर डिप्रेशन का मतलब होता है कि आपको दिखा रहा है होपलेसनेस, वर्थलेसनेस,
हेल्पलेसनेस, हॉफ, हेल्प और वर्थलेसनेस, ये तीनों कंडीशन जिस पेशेंट के अंदर जनरेट हो जाती है, समझ लेना कि उसके अंदर क्या है, सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन जनरेट हो चुकी है। ठीक है। तीसरा है सिजोफ्रेनिया। देखिए सिजोफ्रेनिया के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके अंदर ही ईसीटी प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन से हैं, जैसे कि कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो गया, उनके अंदर हम ईसीटी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। चौथा है मेनिया की जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी दे सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में दे सकते हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस हो गया, ठीक है, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोसिस डिसऑर्डर जिसको ATPD भी बोलते हैं, उसके अंदर भी दे सकते हैं। एक होता है एक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनके अंदर हम क्या करेंगे, ईसीटी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। फिर आता है ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव। ईसीटी किस किस के अंदर इफेक्टिव नहीं रहती है। फर्स्ट है सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, देखिए अभी मैंने बताया था कि जो कैटाटोनिक और जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया उनके अंदर इफेक्टिव रहती है, बट जो सिंपल एंड हेबरफ्रेनिक जो सिजोफ्रेनिया उनके अंदर नॉट इफेक्टिव रहती है। क्या नॉट इफेक्टिव रहती है, ठीक है। फिर आता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है, ऐसी डिजीज, देखिए साइकेट्रिक डिजीज को हमने साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफाइन किया था, ठीक है। तो जो साइकोसिस होती है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको अलग रखा था। न्यूरोसिस वाली डिसऑर्डर जिसमें कौन कौन से आता है, जिसके अंदर आता है एंजाइटी आता है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, हिस्टीरिया आता है, ठीक है। तो इनको अपन क्या करते हैं उसके अंदर डिस्कस करते हैं। फोबिया भी आता है उसके अंदर, ओके। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मैंने अभी बताया था, वो सीवियर डिप्रेशन था, ये माइल्ड नॉर्मल डिप्रेशन है, इसके अंदर हम ईसीटी नहीं लगाते हैं। चौथा है साइको एक्टिव सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर, मतलब कि ऐसे पेशेंट जो क्या करते हैं, साइको एक्टिव जो सबस्टांस होते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, उनका क्या करते हैं, भरपूर मात्रा में यूज करते हैं, उनका अब्यूज करते हैं, तो उन पेशेंट में भी इसको नॉट इफेक्टिव बताया गया है, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं लगानी होती है, ठीक है। तो पहला होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर हमें नहीं लगानी है, बिल्कुल भी नहीं लगानी, बिल्कुल मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो मतलब कि इनके अंदर कैसी भी कंडीशन हो, मर जाए, लेकिन इनके अंदर ईसीटी अपन को नहीं लगानी है। कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है इंक्रीज आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो माथे का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कि हेड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि उनको कभी भी हम ईसीटी नहीं लगा सकते। दो कंडीशन होती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, उस कंडीशन में हमें नहीं लगाना है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज का मतलब क्या होता है कि जो ब्लीडिंग हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी हो ब्रेन की इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी हो, उस पेशेंट में भी हम नहीं ईसीटी लगाएंगे, उस पेशेंट में भी ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। सेकंड है आर्टिफिशियल फेसमेकर। आर्टिफिशियल फेसमेकर का मतलब कि जिसकी हार्ट की सर्जरी हो रखी हो, ठीक है, जिसका बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल फेसमेकर का यूज किया गया हो, ठीक है, तो उस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। फिर आता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेटिव, मतलब कि इसके अंदर हम ईसीटी लगा सकते हैं अगर पेशेंट की डेथ की जो कंडीशन है वो अगर उस कंडीशन तक आ रहा है, तो उसके अंदर क्या हो सकती है, हम लगा सकते हैं। टेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड स्ट्रोक की कंडीशन में, ओके। फिर आता है 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि जिसकी एज 14 से कम का बेबी है उसको भी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं लगा देंगे, और एपिलेप्सी होती है, देखिए इन कंडीशन में लगाते तो नहीं है, ठीक है, इन कंडीशन में लगाते तो नहीं है, बट अगर सीवियर कंडीशन हो, क्या सीवियर कंडीशन हो, सीवियर कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ओके। मतलब कि ऐसी कंडीशन आ गई कि पेशेंट मरने वाला है, ठीक है, इसको बचाना ज़रूरी है, तो ईसीटी हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आता है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ईसीटी के दौरान। फर्स्ट होता है रिट्रोग्रेड एमनीशिया। क्या हो सकता है, रिट्रोग्रेड एमनीशिया। रिट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब क्या होता है कि उसकी जो मेमोरी लॉस है वो होने लग जाएगा, उसकी जो पास्ट मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, लॉस होने लग जाएगी। फ्रैक्चर हो सकता है, डिसलोकेशन वर्टिब्रा हो सकती है, जो L3 L4 जो वर्टिब्रा होती है ना, वहाँ से क्या हो सकता है, इसको डिसलोकेशन हो सकता है। डिसलोकेशन ऑफ जो जबड़ा है हमारा वो क्या हो सकता है, डिसलोकेटेड हो सकता है, ठीक है। शोल्डर्स फ्रैक्चर, जो हमारे शोल्डर्स है वो क्या हो सकते हैं, डिसलोकेटेड हो सकता है। एक तो शोल्डर्स डिसलोकेटेड हो सकता है, एक हमारा जो जा है वो डिसलोकेटेड हो सकता है, एक हमारी L3 L4 जो लंबर होती है ना वो डिसलोकेटेड हो सकती है, और जो पेशेंट है उसको क्या हो सकता है, रिट्रोग्रेड एमनीशिया हो सकता है। रिट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है इसकी जो पास्ट मेमोरी है ना वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, वो भूल सकता है लोगों के घर वाले कौन है, मैं कौन हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है
नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी, मतलब कितने नंबर्स तक हम दे सकते हैं ईसीटी को, ठीक है। जो नंबर्स की जो काउंट है वो रखी जाती है 6 to 12 है। कितनी रखी जाती है? 6 to 12 रखी जाती है। मतलब कि एक पेशेंट है उसको 6 से 12 तक ईसीटी अपन लगा सकते हैं, और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं? 25 लगा सकते हैं। ओके, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में हमें लगाना चाहिए। देखिए इस जो भी ईसीटी है हमेशा अल्टरनेटिव डेज पे लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? अल्टरनेटिव डेज पे लगाई जाती है। जैसे संडे को लगा दी तो हम कहाँ लगाएंगे? ट्यूसडे को लगाएंगे, मंडे को नहीं लगाएंगे। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखना, अल्टरनेटिव डेज पे लगाई जाती है। वैसे संडे को लगाई नहीं जाती है, जैसे कि मंडे को लगा दी, फिर हमें है ना मंडे ट्यूसडे को नहीं लगानी, फिर वेडनेसडे को लगाएंगे। कब कब लगाएंगे? जैसे मंडे को लगा दी, फिर कब लगाना है? वेडनेसडे को बुलाएंगे पेशेंट को। ओके, फिर आता है नर्सिंग केयर। क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है हमें पेशेंट को, ठीक है। नर्सिंग केयर का क्या रोल रहता है? देखिए बिफोर ईसीटी करना है तो बिफोर ईसीटी क्या करनी है? जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन अपन को करवाना है। जैसे इसके अंदर दिया है यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है, एक्सरे, ईसीजी हो गया, सीबीसी हो गया, ईएसआर हो गया, एलएफटी करवाएंगे, सीरम टेस्ट करवाएंगे और आरएफटी करवाएंगे, ठीक है। ये जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें अपन को करवानी है पेशेंट को, ठीक है। फिर आता है और क्या करेंगे? बिफोर ईसीटी इन्फॉर्म कंसर्ट फॉर्म भरवाना अपन को, मतलब कि जो कंसर्ट फॉर्म होता है वो उसको क्या करना है? फिल करवाना है, या तो पेशेंट करे उसको या फिर उसके जो रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, उनसे करवाना है अपन को। रिमूव द हेयर ऑयल्स एंड नेल पेंट्स ऑल ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, मतलब कि जो पेशेंट ने कुछ भी पहन रखा हो, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स हो गया, ठीक है, हेयर ऑयल्स हो गया तो उसको भी क्या करवाना है? रिमूव करवाना है अपन को। नेल पेंट लगा रखा है तो उसको भी क्या करवाना है? रिमूव करवाना है अपन को पेशेंट को। पेशेंट शुड बी केप्ड एनबीएम फॉर 4 to 6 आवर्स, हम पेशेंट को बोलेंगे कि 4 से 6 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है। एम्प्टी बाउल एंड ब्लैडर, जो उसका जो बाउल और जो ब्लैडर है मतलब कि उसका जो खाली रहना चाहिए, ठीक है। बाउल ब्लैडर का मतलब होता है कि उसको फ्रेश वगैरह करवा के लाना है और यूरिन पास आउट करवा के लाना है, ठीक है। फिर आता है लिथियम एंड बेंजो डायजिपाम ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, बल्कि इसके अंदर लिथियम एंड अगर पेशेंट को मेडिसिन चल रही है, ठीक है, जैसे मैनिया का पेशेंट है तो उसके अंदर लिथियम चल रही है, ठीक है, बेंजो डायजिपाम दे रहे हैं पेशेंट को। ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्टॉप बिफोर 24 आवर्स ऑफ ईसीटी, मतलब कि उसको ईसीटी लगाने से 24 आवर्स पहले हमें क्या करना है? उसको स्टॉप करना है। फिर होता है ट्रांसफ़र द पेशेंट फ्रॉम वार्ड टू ईसीटी रूम, फिर हमें क्या, जो हमारा जो पेशेंट है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ईसीटी रूम में ट्रांसफ़र करना है वार्ड से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग ईसीटी क्या करना है? ड्यूरिंग ईसीटी हम क्या क्या करेंगे? देखिए एट्रोपिन सल्फेट इन द वेटिंग रूम, जो वेटिंग रूम है वहाँ पे हमें क्या देना है? एट्रोपिन सल्फेट उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो एट्रोपिन सल्फेट देंगे, फिर प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन देनी है पे। देखिए बिफोर ईसीटी लगाने से पहले हमें या ड्यूरिंग ईसीटी हमें कौन सी पोजीशन देनी है? सुपाइन पोजीशन देनी है। आफ्टर हम देंगे लेइंग डाउन, मतलब कि लेटरल साइड वाली पोजीशन देंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। फिर प्रोवाइड द माउथ गेग देना है ताकि उसका कोई बाइट वगैरह नहीं आ जाए, ठीक है, माउथ इंजरी नहीं हो उसको। एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग करेंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे और सक्सिनाइल कोलिन देंगे। मसल रिलैक्सेंट के रूप में कौन सी देंगे अपन? सक्सिनाइल कोलिन देंगे। एनेस्थीसिया के रूप में हम उसको देंगे सोडियम पेंटोथेल देंगे और सक्सिनाइल कोलिन, ये 2 ड्रग्स है, इनको पेशेंट को अपन को देना है। एट्रोपिन सल्फेट अपन ने पहले दे दी, अब देंगे सक्सिनाइल कोलिन और एनेस्थीसिया के रूप में सोडियम पेंटोथेल देंगे। फिर एडमिशन करना है ईसीटी, जैसा कि मैंने अपन को बताया था कि जो इनडायरेक्ट ईसीटी थी वही सारी चीज़ें इसके अंदर अपन को लिख के आना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है सीजर्स इन फिंगर्स। देखिए इसके अंदर ईसीटी जब भी किसी पेशेंट को लगाई जाती है तो एक हाथ पे ट्यूनिकेट लगा दिया जाता है, ठीक है। ट्यूनिकेट क्यों लगा देते हैं? ट्यूनिकेट इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें क्या करनी है? फिंगर को मेजर, वो क्या बोलते हैं, फिंगर से ईसीटी को मेजरमेंट करनी है। अब पता कैसे चलेगा? जब हमने 0.5 से 1 सेकंड के अंदर मेजरमेंट कैसे करेंगे? अपन को पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट को ईसीटी लगी है कि नहीं लगी है। तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरी बॉडी को तो मसल रिलैक्सेंट दे देंगे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या करेंगे? पेशेंट के ट्यूनिकेट बांध देंगे। तो मतलब कि इस हाथ के अंदर क्या होगा? मसल रिलैक्सेंट जाएगा नहीं, ठीक है, एनेस्थीसिया नहीं जाएगा। तो मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया नहीं जाएगा तो हमें पता चलेगा क्योंकि इसके अंदर हाथ के अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। जब भी ईसीटी लगेगी तो उसके अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा, जिससे हमें ये पता कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को क्या लग गया? ईसीटी लग चुकी है, ओके। तो हम जो पेशेंट की जो फिंगर है जब ईसीटी लगेगी तो वो ऐसे कुछ मूवमेंट होगा उसकी फिंगर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने टूनिकेट लगाया था,
ओके मतलब ट्यूनिकेट का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे अगर हम कुछ बांध देंगे तो यहाँ की जो पूरी बॉडी के अंदर जो मेडिसिन दी थी वो इस हाथ में नहीं जाएगी, आगे की तरफ नहीं जाएगी, तो मसल रिलैक्सेंट नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मसल रिलैक्सेंट नहीं जाएगा, जब फिट्स आएंगे तो इसके अंदर तो मूवमेंट होगा, पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होगा, बट इस हाथ के अंदर तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो ये एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसको ECT लग चुकी है, तो उसका एग्जामिन करने के लिए हम इसके अंदर ट्यूनिकेट बांध देते हैं, ठीक है। फिर होता है आफ्टर ECT। आफ्टर ECT हमें क्या क्या करना है, साइड लाइंग पोजीशन देनी है, ठीक है। इंक्रीज रिकवरी रूम, क्या कहाँ देनी है, जो रिकवरी रूम होता है उसमें हमें क्या देनी है, इसको साइड लाइंग पोजीशन देनी है। साइड लाइंग पोजीशन का मतलब होता है उसको लेटरल पोजीशन में लेटाना, ताकि उसका जो भी कुछ भी सलाइवेशन हो, ठीक है, वो कहाँ हो, बाहर की साइड हो, वो इनसाइड नहीं ले, ठीक है, एस्पायरेशन नहीं करे उस पेशेंट। वाइप द सीक्रेशंस फ्रॉम द माउथ, माउथ से अगर कुछ भी सीक्रेशन हो रहा है तो उनको अपन को क्या करना है, साफ करना है। रीओरिएंटेड द पेशेंट, हमें पेशेंट से टाइम पहले इस पर्सन के बारे में पूछना है, अगर वो रीओरिएंटेड हो जाता है उसके फाइंड आउट एनी इंजरी मार्क्स, फिर उससे पूछना है कि आपको कहाँ कहाँ इंजरी हुई, अपन को खुद को भी ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। अलाउ द पेशेंट फॉर द बाथिंग, और पेशेंट को नहाने के लिए बोलना है कि ठीक है आप इसको ले जाओ, इसके अटेंडर को बोल देंगे इसको ले जाओ, इसको नहला के ले आओ। फिर प्रोवाइड ब्रेकफास्ट, उसको खाना खिलाओ। देखिए ये सारी चीज़ें ना, ब्रेकफास्ट हो गया, वाटर हो गया, सब तभी देना है उस पेशेंट को जब वो रीओरिएंटेड हो जाए, कंप्लीट पोजीशन कंप्लीटली रीओरिएंटेड हो जाए, उस कंडीशन में ही हमें उसको प्रोवाइड करना है, उससे पहले कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपन को। अलाउ पेशेंट फॉर डेली रूटीन एक्टिविटी, मतलब कि पेशेंट को अलाउ करना है डेली जो रूटीन एक्टिविटी होती है उनके लिए, ओके। अब तो अपन टाइप्स ऑफ ECT देखते हैं। फर्स्ट है बायलेटरल ECT, एक सेकंड होता है यूनिलेटरल ECT, ठीक है। ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है, ये मोर इफेक्टिव होता है, ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड अपॉन द बायटेम्पोरल रीजन, जो बायटेम्पोरल रीजन होते हैं वहाँ पे इसको क्या रखा जाता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है तो उनको रखा जाता है, जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा। फिर होता है इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड अपॉन द टेम्पोरल रीजन्स नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रेन, मतलब कि नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रेन कौन सा होता है। देखिए इसके अंदर सीधा सा सिस्टम ये ध्यान रखना, जिसका डोमिनेंट हैंड राइट साइड है तो उसका जो नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रेन है वो राइट साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद में ये डायग्राम है, ये बायलेटरल है, ठीक है, इसके अंदर दोनों तरफ लगाते हैं, यूनिलेटरल के अंदर एक साइड लगाएंगे अपन, ओके। अब इसके अंदर नोट है, नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रेन कौन सा होता है, इन राइट हैंडेड पेशेंट के अंदर राइट साइड होता है, लेफ्ट हैंडेड पेशेंट के अंदर क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, ओके। ECT इज नॉट ए प्राइमरी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि प्राइमरी चॉइस नहीं है ट्रीटमेंट की। पहले इससे अपन क्या करेंगे, पहले मेडिकेशंस के थ्रू इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, बाद में ECT पे लेके आएंगे। फिर आता है बायलेटरल ECT, मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है। डेथ रेट फ्रॉम ECT 3 to 4, मतलब कि 1 लाख पेशेंट के ऊपर, देखिए डेथ रेट फ्रॉम ECT से कितनी होती है, 3 से 4 पेशेंट के अंदर होती है जब 1 लाख पेशेंट्स के अपन ECT अप्लाई करते हैं। द इफेक्ट ऑफ ECT विल बी शो आफ्टर 2 to 4 वीक्स के दौरान। ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट ही हम जब भी कभी भी ECT लगाई और उसका हमें रिजल्ट तुरंत नज़र आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। 2 से 4 वीक्स का टाइम लगता है ECT का इफेक्ट आने के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ECT से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है या अच्छा लगा, कुछ भी कंटेंट आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है।